हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया है कि उनके मार्क्स 50 से बिलो आ रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 0 से 20 के बीच में आ रहे हैं। तो क्या अभी अगले 25 दिन में उनके मार्क्स इंप्रूव होकर 120 के आसपास आ सकते हैं? तो जेई मेन वालों की कहानी है। और नीट वाले कई बच्चे अभी ऐसे हैं जो अभी तक शुरुआत नहीं करी है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर जाएं। तो एग्जैक्टली ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं? एंड इन टूडे सेशन आई विल एक्चुअली एंश्योर कि अगर ये मेथड फॉलो कर लिया आप सब ने, तो आपके नंबर कम से कम भी 60-70 नंबर फॉर जेई मेन स्टूडेंट्स और ऑलमोस्ट 200 नंबर के करीब नीट वाले बच्चों का इंप्रूव हो जाएगा। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, लास्ट तक वेट करना, बिकॉज इस सेशन में अलग अलग स्टेप्स की अलग अलग अहमियत है और हर स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। तो ज्यादा मैं डिले नहीं करूंगा एंड आई विल क्विकली स्टार्ट। आई एम आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, एंड आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। एग्जैक्टली मैंने एक ऐसा टॉपिक अपने लिए पिक किया जो मैंने ना पढ़ाया है और ऑलमोस्ट 25 साल से मैंने उसको मतलब बिल्कुल उससे रूबरू ही नहीं हूं उस टॉपिक से, जो कि 12th की फिजिक्स है। वो मैंने कभी नहीं पढ़ाया और ना मैं उससे रूबरू हूं, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा। तो मैंने उनके क्वेश्चंस पिक किए और फिर उनसे सीखने की कोशिश करी। ऑब्वियसली बहुत कुछ फोर्सेस और उससे रिलेटेड है तो समझ में जल्दी आ गया। एंड बट ट्रस्ट मी, जो तरीका मैंने अपने पे अप्लाई किया है वो मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जेई मेन और नीट के सॉल्व हो गए। तो आप अगर ये तरीका फॉलो करते हैं तो आपका भी इंप्रूवमेंट आएगा। और बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे, आप इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अभी इस सेशन के बाद लाइव आऊंगा, जहां आपके सवाल आपको अनम्यूट करके आपसे सवाल भी पूछूंगा और उसके जवाब भी दूंगा। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप विच लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और शबी सर यहाँ पे मेरे साथ हैं, ही विल बी शेयरिंग द लिंक एंड पिन द मैसेज हियर एज वेल। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स क्विकली गो एंड टॉक अबाउट एग्जैक्टली आज के सेशन में क्या है यहाँ पे। तो आज जो हम सेशन करने वाले हैं पोस्ट टेस्ट, जो कि टेस्ट पे अप्लाई होगा, असाइनमेंट पे अप्लाई होगा, किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यू जो आप कर रहे हो उस सब पे अप्लाई होगा कि उसको कैसे एनालाइज करें, कैसे इंप्रूव करें और वहां से नंबर्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सब आज हम सीखेंगे इस क्लास में। एंड एग्जैक्टली सबसे पहला सवाल अगर आपके दिमाग में आता है कि एनालिसिस करते ही क्यों है, व्हाई एनालिसिस ऑफ टेस्ट, चैप्टर पीवाईक्यू या फिर कोई भी असाइनमेंट हम देते हैं उसकी एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों, इट इज जस्ट लाइक एनी स्पोर्ट्स। अगर आप देखो कोई भी स्पोर्ट प्लेयर को देखते होगे, वो अपने ओपोनेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करता है। वो ये देखता है कि अगर लेट्स से विराट कोहली है, तो विराट कोहली अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला किस टाइप की बॉल डाल रहा है, वो कहां पे किस टाइप से मुझे आउट करने की कोशिश करता है, पास्ट के कुछ इनिंग्स में मैं कैसे आउट हुआ था। और सिमिलरली फुटबॉल में प्लेयर्स जो है अपने आप को स्टडी तो करते ही, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को, और साथ साथ ओपोनेंट क्या सोच रहा है, कैसे सोचेगा, उसकी गेम और उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो भी समझते हैं। यहां पे आपकी जो ये टेस्ट है ना, या आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपके लिए स्ट्रेटजी बनाता है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आपका जो ओपोनेंट है, यहां पे जो एग्जामिनर है, जो एनटीए है, जो आपका ओपोनेंट है, वो एग्जैक्टली क्या पेपर बनाने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस डालने वाला है, क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, किस चैप्टर को कर लोगे तो पक्का ही नंबर श्योर है। ये सब आपके एनालिसिस से पता चलता है। एंड देयरफॉर यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो योर वीकनेस, यू स्ट्रेटेजाइज एंड यू एक्चुअली, जो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके थ्रू बिल्कुल फास्ट रिवीजन जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में मदद करेगा वो आप कर सकते हो बाय एनालाइजिंग योर टेस्ट चैप्टर पीवाईक्यू। और जितने बच्चे यहां पे लिख रहे हैं, जॉली टाइम एवरीवन, this video is in English, but I will be replying to most of your queries on the Telegram group in Hindi as well as in English, in whatever language you ask, except मतलब obviously I don't understand the regional, but English Hindi में जिसमें भी पूछोगे I will try and give your answers. So please join the Telegram group and I will be waiting you for all of you after this end of this lecture. Okay, चलो आगे जाने से पहले पुलकी सर से मिलते रहते हो इस सेशन, इस चैनल पे, और पुलकी सर हमेशा आप लोगों को बोलते हैं बी स्ट्रॉन्ग, बी फियरलेस बच्चों। एंड ट्रस्ट मी, ऑल दिस टाइम whenever you give any exam that demotivates you because you don't get marks as per your
थिंकिंग, मतलब लेट्स से यू गो इन एन एग्जाम थिंकिंग कि मेरे 70 नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर आ जाएंगे, 300 फॉर नीट स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और आपके नंबर बिल्कुल गिर के नीचे आ जाते हैं। आपको वो फियर इंड्यूस करता है, वो आपके अंदर डर मतलब पैदा करता है, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एंड यू फर्दर गो एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एज गुड एज यू कैन। सो इसलिए बच्चों मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि बी स्ट्रांग एज पॉसिबल एंड बी फियरलेस। मतलब कोई भी चीज पॉसिबल है अगर आपके पास मेंटर्स हैं, और आपके साथ मैं और पुलकित सर दिन रात खड़े हैं, पूरी वेदांतु की टीम दिन रात मेहनत कर रही है ऑन डिफरेंट चैनल्स, ऑन जेई चैनल, ऑन नीट चैनल। दिन रात आप देख रहे होगे बहुत सारे टीचर्स सेशन ले रहे हैं, और वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये समझने के लिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम किस टाइप का मॉक टेस्ट बनाएं जिससे कि आपके पूरे पूरे नंबर आए, आपके नंबर में इंप्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, सो वी आर देयर, एंड ऑफ कोर्स एक बार जरूर शाउट आउट करो नाइट आउल्स, माय नाइट आउल्स। कितने लोग हैं रात में? आई एम अवेक एंड आई एम एक्चुअली गिविंग यू कंपनी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, और जो भी आप स्टडी कर रहे होते हो, और पुलकित सर सुबह सुबह उठ के वो आपको कंपनी देते हैं। सो नाइट आउल्स एंड अर्ली बर्ड, यस आई कैन सी लॉट ऑफ यू नाइट आउल्स एंड अर्ली बर्ड, यस लॉट ऑफ अर्ली बर्ड। यहाँ पुलकित सर की पिक्चर लगा दी तो अर्ली बर्ड आने लग गया यहाँ पे। अभी मेरी पिक्चर होती है, नाइट आउल्स आ जाते हो धराधर, या नाइट आउल अभी से तैयारी कर रहे हैं सोने की, अभी तक सो रहे हैं। नाइट आउल हैं, थोड़ा लेट से मैसेज कर रहे हैं। एनीवेज चलो बच्चों, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी टेकिंग लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ सेशंस इन कमिंग डेज। इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स मेरे को तो लगता है आपके टेस्ट के एनालिसिस के थ्रू मेरे खुद प्रिपेयर हो गए, एंड आई विल बी ऑल्सो टेकिंग फ्यू सेशंस ऑन दोज टॉपिक जो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो बच्चों देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे वी कीप ऑन एंगेजिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। रात के 12 साढ़े 12 में मैं एक बार हेल्थ चेक लेता हूँ जो बच्चे रात में पढ़ रहे होते हैं, और उसके आधे घंटे बाद ये देखता हूँ कि कितने बच्चे उसमें से एक्टिव है नहीं है, और इसी तरीके से पुलकित सर सुबह उठ के बच्चों के साथ लगे रहते हैं, सो दैट वी कीप यू मोटिवेटेड, वी कीप यू स्ट्रीमलाइन, ताकि आप अपने पाथ से नहीं भटको, आप डीमोटिवेट नहीं हो, और डीमोटिवेशन या स्ट्रेस आपकी जिंदगी में आपके नंबर ना कम कराए। इसलिए यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, सो इसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। चलो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट एग्जैक्टली आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, व्हाई डोंट वी एनालाइज द टेस्ट। पहले ये समझते हैं कि हर बार ना हम टेस्ट तो दे लेते हैं, लेकिन हम टेस्ट एनालाइज करने से डरते हैं। ऐसा क्या है जो हमें टेस्ट एनालाइज करने से डराता है? एंड ट्रस्ट मी, दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो इनसाइड आउट है, मतलब आपके अंदर छुपा हुआ है। मतलब आप देखो एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि टेस्ट का एनालिसिस ना टाइम वेस्ट है, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो किसी और के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, ये बिल्कुल मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे लिए तो टाइम वेस्ट है। तो ऐसा सोच लेते हैं। जो ये नहीं सोचते वो ये कहते हैं नंबर तो आए नहीं, अब एनालाइज करके क्या होगा। ठीक है, बी, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट ही लर्न कर लेते हैं। मतलब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार ये ना टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट ही लर्न कर लेते हैं, और एनालाइज करने में मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना है। और हाउ कैन रिवीजन हैपन थ्रू एनालिसिस। फास्ट तो भूल जाओ, जो मैंने लिखा था शुरू में, फास्ट तो होता नहीं है। हाउ कैन रिवीजन हैपन थ्रू टेस्ट एनालिसिस, ये समझ में नहीं आता है। तो ये बताओ मुझे, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन है आपका? मतलब आपको टाइम वेस्ट लगता है, नंबर नहीं आता है, कॉन्सेप्ट्स आप इससे अच्छा रिवाइज कर लेते होगे, या आपको समझ में नहीं आता कि मैं डी तो हटा ही दो, मतलब एबीसी ही मेजर है। सभी सर फटाफट। एंड एग्जैक्टली एबीसीडी विच इज द ऑप्शन, प्लीज कमेंट बॉक्स में भी डालना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि क्यों टेस्ट एनालाइज नहीं करते हो। And if you do analyze, you can live this. Okay? Now, so basically, if you look at this, analysis का मतलब क्या होता है? Analysis का मतलब होता है exactly हम कहाँ गलत हो गए, where we went wrong. मतलब पहले मैं ये बता रहा हूँ और फिर मैं बताऊंगा कैसे स्टेप्स को फॉलो करके आप इंप्रूव कर सकते हो। तो कैसे हम कहाँ पे where we went wrong, किस क्वेश्चन पे मैंने ज्यादा समय बता लिया। मतलब ऐसा तो मेरे साथ बहुत हुआ था। इनफैक्ट मैं जब आईआईटी का अपना एग्जाम लिख रहा था, और पुलकित सर ने बताया होगा कि हमारे समय आईआईटी का एग्जाम जो है सब्जेक्टिव होता था, और जो फिजिक्स का पेपर था पहला मैथ्स था, मैथ्स काफी अच्छा हुआ था। सेकंड पेपर मेरा फिजिक्स का था, और फिजिक्स में एक रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आया था जिसमें K1 K2 कुछ पैरेलल रिएक्शन था, और वो मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, और मुझे लगा कि मैं सबसे पहला क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करता हूं। नाउ ट्रस्ट मी, मतलब बच्चों वो जो क्वेश्चन था उसमें मेरा 40 मिनट कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड उसके बाद जब मुझे लगा कि 40 मिनट बीत चुके हैं,
बाकी क्वेश्चन जो बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी थे उस पे मेरे हाथ पैर ना कांपने लग गए, मुझे फॉर्मूला भूलने लग गया मैं, बिकॉज मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। एंड देयरफॉर एनालिसिस का मतलब ये भी होता है कि हमें पता चले कि हम किस टाइप के क्वेश्चन में अटक गए हैं, कहां पे हम फंस गए हैं और कौन मेरा टाइम खा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट एक ऐसे इंसान की तरह जो आपका साथ नहीं देता है कभी। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन विच क्वेश्चन, मतलब अब इसी का उल्टा है कि किस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा समय बिताना चाहिए था। मतलब एक ऐसे क्वेश्चन पे तो अटक गए जिसपे आपको मतलब आप करते गए बट एक्चुअली कुछ हुआ नहीं और टाइम भी वेस्ट हो गया। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने छोड़ दिया बट जिसपे टाइम बिताना चाहिए था एक्चुअली, और अगर थोड़ा भी टाइम बिता लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता पक्के से। एंड लास्ट, मतलब यहां पे जो फोर्थ पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि टाइम कैसे मैनेज करें भाई। इतना फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, और नीट वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तो किस सब्जेक्ट पे कब कितना समय दें, ये सब। और पांचवा, कैन आई लर्न मोर ऑन दिस टॉपिक थ्रू दिस क्वेश्चंस अलोन। मतलब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करने वाला हूं आज के सेशन में, क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट है यही मुझे सिखाएगा कि मेरी इंप्रूवमेंट टेस्ट के थ्रू कैसे होगी। बहुत सारी चीजें हैं टेस्ट में सीखने को, बट ये जो ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स हैं उन बच्चों के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी 100 नंबर से ज्यादा ला रहे हैं जेई मेन में, या वो बच्चे जो 300 350 से ऊपर ला रहे हैं नीट में, नीट के मॉक टेस्ट में, उन बच्चों के लिए पहले 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट हर एक बच्चे के लिए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांचवा पॉइंट विल इंप्रूव योर मार्क्स बाय 40 और 50 मिनिमम। मतलब 40 से 50 नंबर आपके ऐसे ऐसे इंप्रूव कर देगा अगर आप पांचवे पे फोकस करोगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी मैंने जेई मेन और नीट का पेपर पिक किया था, मैंने एक एक पेपर पिक किया और मैंने खुद को उसके थ्रू गुजारा कि जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं क्या मैं जल्दी से सीख सकता हूं। अगर मैंने 2 घंटे 3 घंटे दे दिए तो क्या मैं उस टॉपिक पे महारत हासिल कर सकता हूं और फिर मैं बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकता हूं। मैंने देखा कुछ एनालिसिस है, मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करना चाहता हूं एंड आई विल शो यू कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। नाउ एक टॉपिक सामने कुछ क्वेश्चंस है, मैं अभी लेके आऊंगा वो क्वेश्चंस। तो उस टॉपिक पे मैं कैपेसिटर का एक टॉपिक है, अभी तक नाम मेरे को समझ में नहीं आया ढंग से, बट हाँ टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आ गए। तो ऐसा होता है कि अगर टेस्ट के थ्रू तैयारी करो तो बहुत डीप तो नहीं जाओगे, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं हो उस चैप्टर के, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि अगला क्वेश्चन जेई मेन या नीट कैसा पूछने वाला है और मैं क्या करूं जिससे मेरे नंबर आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल अगले 20-25 दिन में दिस स्ट्रैटेजी विल डेफिनेटली हेल्प यू इंप्रूव एंड इंक्रीज योर मार्क्स फास्टर। ठीक है, तो अब देखो क्या है, कैपेसिटर में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो कैपेसिटर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, बट अगर मान लो एक शीट है जो कि चार्ज है ना, अगर चार्ज है तो इसके ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे। एक चार्ज इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? फटाफट फटाफट फटाफट, आई कैन लुक इनटू दैट एंड जो भी बच्चे बाद में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नहीं ये सेशन केवल फिजिक्स के लिए नहीं, फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैंने टॉपिक लिया है। मैं किसी दिन मैथ्स का एक टॉपिक लेके आपको बता दूंगा या केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके बता दूंगा कि किस तरीके से अगर टेस्ट को मैंने एनालाइज किया किसी भी एक टॉपिक के लिए तो कैन आई इंप्रूव और नॉट। यस, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बोला। अब शायद मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में ये एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा या ये सब नहीं समझ में आए, लेट्स से जब मैं एनालाइज करूं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये होता है। अगर ये होता है, अगर ये पता है, अब एक और कॉन्सेप्ट, तो दिस इज कॉन्सेप्ट 1। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज कि अगर मैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाल देता हूं जिसपे कि चार्ज Q माइनस Q इस तरीके से है, अब बताओ कि इलेक्ट्रिक यहां पे क्या होता है फील्ड, ये बताओ। यहां पे दो, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये भी पता है। देखो मैं अभी बता रहा हूं कि किस तरीके से केवल फॉर्मूला लगा के, अगर आपने एक बार क्विकली क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज किया, मैंने सब चीज सीखी है केवल क्वेश्चन के थ्रू, मैंने कुछ और नहीं किया, क्वेश्चन पिक करता गया और मैंने देखा कि मैं कहां अटक रहा हूं, कहां मुझे नहीं पता, मुझे कैपेसिटर का कुछ भी आता पता नहीं था, बट आई स्टार्टेड रीडिंग द थ्योरी ओनली थ्रू द क्वेश्चन पिक किया, फिर मैं समझने की कोशिश किया कि उसके आसपास की थ्योरी क्या है और फिर मैंने वो अप्लाई किया दूसरे क्वेश्चन पे। यस, परफेक्ट। तो दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब अगर ये दो कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गए जो मैंने क्वेश्चन से पिक किया था, मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको, तो आप देखना किस तरीके से, इवन नीट वालों के लिए तो थोड़ा सा टफ होगा, बट जेई मेन वालों में, ये पिछले साल जेई मेन का क्वेश्चन था, तो किस तरीके से दो क्वेश्चन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की तरह आप सॉल्व कर लोगे फटाफट। तो देखो बच्चों, मैं ये जो कहना चाह रहा हूं ना कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पिक किया, मुझे शायद डीप में नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जब इस तरीके का शीट है, जब इस तरीके का शीट है, या जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जब ये पता है मुझे, तो मैं दो क्वेश्चन कैसे अप्लाई करता हूं वो देखो। मैंने क्वेश्चन से सीखा है थ्योरी, अब मैं यही थ्योरी क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाला हूं। तो लेट्स सी हाउ। क्वेश्चन कहता है, बहुत सिंपल सा है कि एक फिगर, और ये लास्ट ईयर जेई मेन का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई मेन 2022। एक एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूं बच्चों, बस आप समझते जाना। ये मेन में आया था 2022, पिछले साल का क्वेश्चन है। एक पैरेलल, एक बिल्कुल इनफाइनाइट शीट है, पूछता है कि इस जगह पे और इस जगह पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने बता दिया, आपने तो ये बताया ही नहीं कि किस जगह पे, तो ऑब्वियसली हर जगह पे सेम होना चाहिए। तो क्लियर है कि ये जो फील्ड है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इक्वल होगा, ये तो सही है। तो यहां पे कुछ हो सकता था ये, बट दिस इज द राइट आंसर बिकॉज अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया। इनफैक्ट दिस वाज द क्वेश्चन जहां से मैंने ये थ्योरी सीखी। तो मैंने इस क्वेश्चन पे टाइम बिताया, मैंने कहा कि एग्जैक्टली अब मैंने केवल ये नहीं सीखा कि इसका आंसर क्या होता है। अब बच्चों यहां से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो जाती है। यस, दिस इज डिस्टेंट इंडिपेंडेंट। मैंने क्या सीखा कि अगर इस फील्ड, इस शीट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना था तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने देखा कि गॉस लॉ क्या होता है। तो मुझे यहां से मैंने सीखा कि गॉस लॉ, चूंकि इनफाइनाइट शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा। और मैंने ये देखा कि जो गॉस लॉ बोलता है वो बोलता है कि एक्चुअली टोटल फ्लक्स जो है वो होता है ई डॉट डी एस। और ये डॉट प्रोडक्ट मुझे पता है कहां से, मैकेनिक्स से मुझे डॉट प्रोडक्ट पता है। जो मैंने मैकेनिक्स सीखी हुई है या मैं सिखाता हूं बच्चों को, वहां से मुझे डॉट प्रोडक्ट पता है। और मुझे पता है कि अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, ये मुझे पता है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि ये, तो मैंने यहां से सीखा कि भाई एक तरफ तो होता है लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरी तरफ भी लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये करते 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 मैंने यहां से सीखा कि गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। फिर मैंने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है। सो नॉट ओनली आई स्टडीड द फॉर्मूला बच्चों, आई ऑल्सो स्टडीड व्हाट इज गॉस लॉ, और थोड़ा डीप में चला गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड देयरफॉर इट टुक मी ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर लगे, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में रिसर्च किया, मैंने नेट पे डाला, मैंने थ्योरी पढ़ी, थोड़ी सी उसके आसपास की चीजें करी, एंड मुझे उसके बाद 20 मिनट के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे जेई मेन में, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये भी जेई मेन में पिछले साल ही आया। ये क्वेश्चन कहता है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a charged particle between two plates of charged capacitor। मतलब अगर ये देखोगे तो इसके बीच में फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a charged particle placed between two plates of a charged capacitor। मतलब फोर्स इज इक्वल टू, ये मुझे पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, चार्ज इनटू फील्ड। तो इफ अ प्लेट, इफ वन ऑफ द प्लेट, इफ वन प्लेट इज रिमूव्ड, अगर एक प्लेट रिमूव कर दिया जाएगा, तो पहले तो ये हो गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू क्यू, अभी आपने फॉर्मूला बताया लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने ये लिख दिया, दिस इज F1। अब एक प्लेट को हटा दिया, जैसे ही एक प्लेट को हटा दिया, अब ये क्या बन गया, इनफाइनाइट चार्ज शीट वाला एक प्लेट बन गया। तो क्लियरली यहां पे क्या हो जाएगा, अब मैं अगर F2 लिखूंगा इज इक्वल टू इसी चार्ज पे Q पे क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, अब यहां पे फील्ड बिकम्स लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर F1 बाई F2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बाई F2, यहां से देखो F2 ये हो जाएगा 2, एंड देयरफॉर अगर मुझे अब निकालना है कि अगर अब F2 निकालना है तो F2 क्या हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू F1 बाई 2।
तो देखो बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट क्या था, एंड यस इट इज 5, सो एवरीवन कैन सॉल्व इट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट आई टूक अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पिक किया, उस क्वेश्चन से मैंने सीखा कि इनफाइनाइट चार्ज शीट जो होता है उसमें कैसे फील्ड निकालते हैं. तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो उसमें जो गॉस लॉ लगाऊंगा तो उसमें आधा हो जाता है, बिकॉज दोनों तरफ फील्ड जा रहा होता है. लेकिन अगर कोई सरफेस है तो मैंने वहां से एक और चीज सीखी कि अगर मान लो इसके पीछे कुछ सरफेस होता तो ये जो इनफाइनाइट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, ये ऐसा नहीं रह के केवल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता, बिकॉज सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए अंदर जो होता है, अंदर 0 होता है, एंड देयरफॉर केवल और केवल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता. तो इसलिए मैंने बहुत कुछ वहां से सीखा, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर टू एक्चुअली मास्टर द कॉन्सेप्ट. एंड देयरफॉर कोई एक टॉपिक पिक करो, 3 घंटे दो उस टॉपिक को, उसके बाद वो टॉपिक आप मास्टरी करके बैठोगे. एंड हर रोज जो बच्चे 100 से नीचे हैं मेन के अंदर या 200-250 से नीचे हैं नीट के अंदर, उनको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए. और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरे 50 नंबर भी नहीं आए, 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 40 नंबर आए, अब हम क्या करें. तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप हर रोज ऐसे 2 टॉपिक पिक करो. और एक टॉपिक मतलब एक फिजिक्स में लेट से, एक बायो में या मैथ्स में, वॉट एवर यू पिक, एक मतलब 2 सब्जेक्ट और एक टॉपिक. इसका मतलब 2 टॉपिक पिक करेंगे जिससे श्योर शॉट 4 नंबर आपके इंप्रूव हो रहे हैं. और अगर हर रोज कर रहे हो तो 100 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे 25 दिन में. लेकिन हम कर नहीं पाते हैं. और कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया, हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम टेस्ट के थ्रू इंप्रूव कर पाएंगे. एंड इट इज नॉट ओनली टेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ऑल्सो. मतलब मैंने कैपेसिटर का अगर क्वेश्चंस उठाया पीवाईक्यू के, तो मैं सारे क्वेश्चन सामने रखूंगा और सारे क्वेश्चंस उसको स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं 5 स्टेप बताने वाला हूं आपको, उस 5 स्टेप को यूज करते हुए आप मास्टरी कमांड कर सकते हो. ट्रस्ट मी, राइट. सो बेसिकली सबसे पहले मैं जाऊंगा प्री रिक्विजिट क्या चाहिए. किसी भी टेस्ट को एनालाइज, किसी भी टेस्ट, किसी भी पीवाईक्यू को एनालाइज करने के लिए आपको ये कुछ चीजें चाहिए. आप अपने पास एक ऐसी कॉपी या एक्सेल शीट, जो भी आप कंप्यूटर यूज करते हो तो गूगल शीट या एक्सेल शीट जो भी है, उसमें आप सारे टॉपिक्स लिख लो. जैसे मान लो काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है उसमें उसके जो सब टॉपिक्स है उनकी लिस्ट बना लो, आपको जो पता है. पैरामीटर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक बार की मेहनत है, बट उसके बाद दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं होगी. तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो चैप्टर की लिस्ट, और चैप्टर के अंदर 5 या 6 जो सब टॉपिक्स हैं उसके लिस्ट तैयार कर लो. क्योंकि ये आपका प्री रिक्विजिट है. कोई भी आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करोगे, कोई भी टेस्ट का एनालाइज करोगे, एनालिसिस करोगे, उन सब में आपको यही फिल करना है. मैं अभी बताऊंगा क्या क्या, 5 स्टेप्स बताऊंगा, 6 स्टेप्स, और उसमें आप एग्जैक्टली वैसे फॉलो करने जा रहे हो. अगर किया तो ट्रस्ट मी, आप 100 नंबर इन जेई मेन. सिमिलरली आपके पास नीट के लिए ऑलमोस्ट 150 दिन है, 120 दिन है, तो उसमें कम से कम भी अगर हर रोज आप 5 से 10 नंबर का इंप्रूवमेंट करते हो तो आप देख लो कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो. सो हर बच्चा अभी से हर रोज अगर एक कॉन्सेप्ट मास्टरी करता है तो 4 नंबर, 2 कॉन्सेप्ट करता है तो 8 नंबर हर रोज गेन कर सकता है. एंड दैट शुड बी योर मतलब स्टेप्स. तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सब सारे क्वेश्चंस लिखो और देखो कि मतलब फिजिक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 या नीट वाले 1 से 45 कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन आपने लीव किया. तो हर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन 1 से लेकर 25 या क्वेश्चन 1 से 45 नीट और जेई मेन वाले बच्चे, कौन सा क्वेश्चन आपने कर लिया, कौन सा क्वेश्चन आपने लीव कर लिया, और कौन सा आपने मतलब कौन सा गलत हो गया, इसकी लिस्ट बना लो. अब इसमें जो क्वेश्चंस में तुक्का मारा था आपने, जिस भी क्वेश्चन में तुक्का मारा था उसको आप इनकरेक्ट ही मान के चलना, भले ही सही हो गया हो, क्योंकि तुक्का जो है वो एक बार सही हुआ, हो सकता है अगली बार गलत हो जाए. तो आप उसको करेक्ट मत मानना, भले ही वो 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, बट वो करेक्ट वाले को एक तरफ कर लो और बाकी सबको अलग अलग कर लो. दैट इज स्टेप 1. स्टेप 2, आपके हर क्वेश्चन के आगे जो भी क्वेश्चन है वो अगर गलत हुआ है तो उसमें कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आता होगा, कॉन्सेप्ट्स आता होगा या अप्लाई नहीं कर पाए होगे,
या आपका सिली मिस्टेक हो गया होगा। किस टाइप का? रीडिंग सिली मिस्टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपने उसको करेक्ट रीड करके टिक कर दिया होगा। या राइटिंग या कैलकुलेटिव सिली मिस्टेक। कैलकुलेटिव सिली मिस्टेक का मतलब है 3+2 को मैंने 6 लिख दिया, या 3 × 2 को 5 लिख दिया। तो इस टाइप की बहुत मिस्टेक करते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन जो इजी थे बट आप देख नहीं पाए, टाइम की वजह से छूट गया वो, व्हाटएवर, बट ऐसे इजी क्वेश्चंस वो डी करो। तो बेसिकली आप 5 में मार्क कर दो, हर क्वेश्चन के आगे ऐसा मार्किंग कर दो, ABCDE व्हाटएवर, आप इस तरीके से मार्क कर लो। C1 C2 मैंने कहा है सिली मिस्टेक है, रीडिंग सिली मिस्टेक, कैलकुलेटिव सिली मिस्टेक, ठीक है। आप ये जब कर लोगे तो तीसरा है आपको अपना गैप लिखना है कि जो सिली मिस्टेक हुआ वो तो आपका पोटेंशियल था, और जो इजी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया वो भी आपका पोटेंशियल था। मतलब अगर आपके 4 घंटे होते या 5 घंटे होते तो आप पोटेंशियल स्कोर कैसे लिखते हो? पोटेंशियल स्कोर का मतलब ये है, पोटेंशियल स्कोर का मतलब है कि व्हाट, अगर सपोज आपको 4 to 5 आवर दे दिया जाता इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स, तो आपका स्कोर कितना होता? तो स्कोर क्या होता है? दैट इज योर पोटेंशियल स्कोर। बिकॉज यहां पे क्या होता है, टाइम की वजह से आप सिली मिस्टेक कर देते हो, कई बार कॉन्शियस या एंग्शियस हो जाते हो जिसकी वजह से सिली मिस्टेक हो जाता है। तो सिली मिस्टेक तो नहीं होता और इजी क्वेश्चन भी नहीं छूटता। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें सी और डी जो है ये आप सॉल्व कर पाते, एंड दैट इज योर पोटेंशियल स्कोर। तो हर बार अपने पेपर के ऊपर या चैप्टर वाइज PYQ करते वक्त, जो भी PYQ कर रहे हो, भले 20 क्वेश्चन कर रहे हो, हर क्वेश्चन को +4 -1 दिया करो। तो आप पोटेंशियल स्कोर जरूर लिखा करो, हर एक टाइम पे पोटेंशियल स्कोर लिखा करो, एंड देखो आपका एक्चुअल स्कोर क्या है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल स्कोर एंड पोटेंशियल स्कोर। मतलब आपके इतने नंबर आ सकते थे बट इतने ही आए, दैट गैप, पहला एम ये होना चाहिए इस गैप को फिल करना। और उसके बाद ऑब्वियसली गैप क्यों है ये तो मैंने अभी बताया, ABCD की वजह से, और क्या करना है वो मैं अभी बताता हूं। सो बेसिकली अगर गैप आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन छोड़ा होगा। क्यों छोड़ा होगा? या तो कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा या फिर आप अप्लाई नहीं कर पाते होगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज फिजिक्स का पेपर उठाऊं तो कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं कर सकता था मैं बिफोर दिस एनालिसिस। क्यों? क्योंकि शायद मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर का वो क्वेश्चन पिक किया, उसके लिए मैंने थ्योरी रीड करी, फिर उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मैंने अप्लाई करके देखा। बिकॉज जेई मेन में इतने सारे सवाल आए हुए हैं कैपेसिटर से कि मुझे क्वेश्चन की तो कमी ही नहीं थी, एंड देयरफॉर आई एग्जैक्टली नो नाउ कि कैपेसिटर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज आई रेड थ्योरी और एंड वॉच्ड वीडियोस। सो ये दोनों काम मैंने किया, एंड देयरफॉर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता इस टाइम पे किसी भी क्वेश्चन को पिक करके, तो आप क्या करोगे, आप या तो थ्योरी रीड करोगे या वीडियो वॉच करोगे, या फिर अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस करी हुई हैं तो रिप्ले, अगर आपने डिटेल कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं पता, मतलब मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी या कैपेसिटेंस, आपको थ्योरी बिल्कुल ही नहीं पता, तो आपको रिप्ले, डिटेल रिप्ले वॉच करना चाहिए, एंड दिस विल टेक मे बी 3 to 6 hours डिपेंडिंग कि कितना लंबा वो लेक्चर हुआ है। बट आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली दैट कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पता होंगे, एंड देयरफॉर क्वेश्चंस के थ्रू करोगे तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप केवल और केवल, जब अगर इनफाइनाइट चार्ज शीट होता तो केवल इनफाइनाइट चार्ज शीट के राउंड थ्योरी को ढूंढते, ना कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते, एंड देयरफॉर दैट इज द बेस्ट वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द टाइम इज लेस। जब टाइम हमारे पास कम होता है तो सबसे बढ़िया मेथड होता है कि मैं केवल उन टॉपिक्स को पिक करूं और उस टॉपिक्स के अराउंड में थ्योरी को ढूंढूं। So this is how I will actually fasten up the method. Now solve similar questions from Vedantu material या फिर PYQ questions. मतलब जेई और नीट में तो इतने सारे PYQ questions हो गए हैं अब कि आपको उसकी कमी नहीं है। किसी भी एक टॉपिक को पिक करोगे and you will have infinite number of questions, and therefore I say JEE main and NEET are repetitive exams. The concepts get repeated over the period of time, और एक कॉन्सेप्ट अगर मास्टरी कर ली तो वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट आएगा। आप देखो पिछले साल दोनों क्वेश्चन पिछले साल के हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है तो दूसरा पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए हर टेस्ट से कुछ सीखने को मिलता है और उसको आप अप्लाई कर सकते हो अगले टेस्ट में। नाउ अगर सी टाइप का मिस्टेक है विच इज सिली मिस्टेक, देन यू रिमाइंड योर सेल्फ, क्योंकि हर बच्चे का ना एक पैटर्न होता है।
आप हर बार वो विल नॉट विल वो आप गलती करते ही करते हो, तो वो रिपीट होता रहता है। और अगर आप कॉन्शियस हो गए, केवल लिखना शुरू कर दिया पेपर के ऊपर कि मैं इस टाइप का मिस्टेक करता हूं, सिली मिस्टेक, रीडिंग सिली मिस्टेक या कैलकुलेटिव सिली मिस्टेक, द चांसेस ऑफ यू कमिटिंग द मिस्टेक नेक्स्ट टाइम डिक्रीजेस। मतलब अगर आपने एक बार एनालाइज ढंग से करना शुरू कर दिया तो ये आपका ऑटोमेटिकली चांस जो है नेक्स्ट टाइम कम हो जाता है। एंड लास्ट इज जो मैं आपको बोल रहा हूं, प्रैक्टिस टाइम बाउंड टेस्ट। मतलब आप जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो घर पे, और टेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा पीसीएम पीसीबी आपको साथ में देना है, कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर लो ना। आप 1 घंटा लगता है आपको, लेट्स से फिजिक्स पिक किया मैंने, और मैं फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए मैं फिजिक्स बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कॉमन है दोनों नीट वालों के लिए और जेई वालों के लिए। और मैंने 1 घंटे का पेपर दिया। अब ऑब्वियसली 1 घंटे में मुझे सारा तो नहीं आ रहा, अगर सारा आ रहा होता तो आप यहां बैठ के ये एनालिसिस नहीं देख रहे होते, तो ऑब्वियसली पूरा नहीं आता है। लेट्स से मुझे 5 क्वेश्चन ही आते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं 25 में से, या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आते हैं 45 में से, 45 में से फॉर नीट वाले स्टूडेंट्स, देन एक्चुअली फॉर दोज क्वेश्चन आई हैव दैट डिटेल, मैं अभी बता देता हूं आपको क्या करना चाहिए। सो बेसिकली जो स्टेप 5 कहता है वो कहता है कि लीव क्वेश्चंस विच यू ऑलरेडी नो। मतलब लेट से 5 क्वेश्चन अगर जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो या 10 क्वेश्चन नीट की कर रहे हो, मैं मिनिमम के साइड पे मान के चल रहा हूं, 0 भी हो सकता है, ये मुझे आता है तो इनको तो छोड़ दिया, ये तो पक्का ही है, मुझे आता ही आता है, मुझे क्यों इस पे टाइम वेस्ट करना है। नाउ हर रोज मुझे 5 क्वेश्चन, जेईई मेन वालों को हर रोज तो एक सब्जेक्ट पिक किया फिजिक्स का, और उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे पिक किए जिसमें मुझे कमांड करना है। दैट्स इट। एवरी डे मैं एक सब्जेक्ट पिक करूंगा या 2 सब्जेक्ट पिक करूंगा, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है। अगर एक सब्जेक्ट पिक करता हूं तो मैं 5 क्वेश्चन पिक करता हूं। 5 क्वेश्चन अगर सिमिलर टॉपिक या उसके इन एंड अराउंड से तो बहुत बढ़िया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिज्म उसके आसपास क्वेश्चंस हैं तो सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स में मिलते जुलते होंगे, तो मैंने वो 5 क्वेश्चन पिक कर लिया। नाउ सिमिलरली नीट में 10 से 15 क्वेश्चन, मोस्टली 10 ऑन द लोअर साइड क्वेश्चंस पिक किया, और हर क्वेश्चन पे 10 से 20 मिनट बिताए। कैसे बिताए? नॉट ओनली सॉल्विंग इट, क्योंकि सॉल्व तो हर कोई कर लेगा। मतलब फ्रैंकली बताऊं, मैंने एक क्वेश्चन देखा सबसे पहले कैपेसिटेंस का, और वो क्वेश्चन मैंने अभी यहां पिक नहीं किया है, बट उसका सोल्यूशन देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कैसे लिख दिया ये वाली चीज। इसको करने के लिए मैंने ढूंढा, मैंने एक्चुअली रेसनिक हेलिडे ढूंढा, एनसीईआरटी ढूंढा, मुझे कहीं पे थ्योरी मिली ही नहीं। फिर जाके एक्चुअली मैं स्टम्बल अपॉन जो मैंने गॉस लॉ वाला किया, उसे डिराइव करना शुरू किया, और डिराइव करके मुझे आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे होगा, और तब मुझे मतलब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। सो समटाइम्स ए क्वेश्चन विल टेक हाफ एन आवर, लेकिन वो बहुत टफ कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट शायद आप छोड़ भी सकते हो इस टाइम पे, बट इन जनरल जैसे अभी ये दोनों क्वेश्चन पिक किए थे, 10 से 20 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में। तो हर रोज ऐसे 5 क्वेश्चन फॉर जेईई मेन, या जो नीट वाले हैं 10 क्वेश्चन पिक करो, और हर क्वेश्चन पे 10 से 20 मिनट स्पेंड करो, मतलब 2 घंटे। 2 घंटे केवल 5 क्वेश्चन पे स्पेंड किया। अब आप बोलोगे सर टाइम वेस्ट हो गया मेरा, तो इतना टाइम मैं मतलब ये कैसे कर लूं, इतना टाइम वेस्ट। ये बच्चों अगर इस टाइम पे क्विक मार्क्स गेन करने हैं तो इससे अच्छा मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड ट्रस्ट मी, देयर हैज बीन लॉट ऑफ साइंस। पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं पिछले 2 दिन से मैं खुद अपने ऊपर मेहनत कर रहा था, और मैंने ऐसे रैंडम बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक पिक कर लिया, मैंने उसके फिर थ्योरी करी, कैपेसिटेंस का मैंने कर लिया, मैथ्स में एक मैंने टॉपिक पिक कर लिया बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज, और फिर मैंने उस पर अप्लाई करके देखा। हर जगह पे काम करता है बच्चों। एंड देयर इज अ बुक, अगर आपने रीड नहीं किया है तो दैट्स अ वेरी 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 फेमस बुक, अल्ट्रा लर्निंग। इनफैक्ट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, वो मैं बहुत बार रीड कर चुका हूं, और उसी की थ्योरी मैं अप्लाई कर रहा था, क्योंकि वो बोलता है कि हर इंसान अगर अपने कॉन्सेप्ट को, किसी भी स्किल सेट को सीखना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, बहुत जल्दी कर सकता है अगर वो कुछ स्टेप्स फॉलो करे। और मैं यही बता रहा हूं आपको, उसके निचोड़ में से जो भी मैंने सीखा है मैंने पहले अप्लाई किया अपने ऊपर ऐसे टॉपिक्स पे जो मुझे नहीं आता था, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। एंड दीज आर दी स्टेप्स। ट्राई 2 सब्जेक्ट्स ईच डे अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ही सब्जेक्ट करो, बट आप सोचो अगर एक सब्जेक्ट करते हो तो 5 क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो गया, हर रोज 4 नंबर इंप्रूव कर रहे हो। इसी तरीके से 2 अगर सब्जेक्ट पिक कर लिया आपने तो 8 नंबर। अगले 20 दिन में 8 नंबर का मतलब होता है हर रोज अगर 8 कर लिया ना तो 160 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको भी पता है। तो इसलिए आज अगर किया तो कल उसको अप्लाई करके देखो, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखो, फिर तीसरे दिन भी अप्लाई करके देखो।
सो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर करोगे 100 से 120 नंबर, कई बच्चे पूछ रहे थे कि 0 से 120 जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है अगर ये अप्लाई किया तो। एंड ट्रस्ट मी, 2 साल की तैयारी और ये 40-50 दिन की तैयारी ना, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्योंकि 2 साल में आप बहुत थ्योरी पढ़ते हो, बहुत सारे स्किल सेट्स गेन करते हो, बट दिस इज राइट फ्रॉम द बुक अल्ट्रा लर्निंग, जिसको मैंने बहुत बार पढ़ा है और उसके थ्योरी में अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूं। और पहले मैंने अपने पे अप्लाई किया, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉलो करोगे तो आप इंप्रूव करोगे। तो इसलिए अपने आप से वादा करो कि ये फॉलो करोगे अगर इंप्रूव करना है। फालतू का इधर उधर वो नहीं करना, मतलब बतियाना नहीं है, गपियाना नहीं है कि भाई ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये नहीं आता, वो नहीं आता, 0 नंबर आ रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो रहा। ये सब करने के लिए ना सिस्टमैटिक वे से जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं फॉलो करोगे, हर बच्चा इंप्रूव करेगा, हर बच्चा। लेकिन हर बच्चा सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जो बच्चा इस कान से सुन के यहां रिटेन कर लेगा ना दिमाग में, वो इसको लंबे समय तक खींच जाएगा और पक्का इंप्रूव करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो द थर्ड पॉइंट वाज 2 सब्जेक्ट्स ईच डे फॉर नेक्स्ट 21 डेज एंड डोंट ओवरथिंक। इसलिए मैंने लिखा है लास्ट में डोंट ओवरथिंक, बिकॉज बहुत बच्चे यही सोच सोच के रह जाते हैं, या 2 दिन किया इंप्रूव ही नहीं हो रहा, 3 दिन किया इंप्रूव ही नहीं हो रहा, अब क्या करें? 21 दिन। अगेन साइंटिफिक मेथड है, जो भी हैबिट डेवलप करना चाहते हो 21 दिन तक करोगे तो आपकी हैबिट बन जाती है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये जो 3 स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो है सिंपली इसका रिवीजन है कि थ्रू दिस यू विल इंप्रूव इन जेईई मेन एंड नीट, गारंटीड। मतलब गारंटीड है आप इंप्रूव करोगे ही करोगे अगर ये 4 स्टेप्स किया तो। एंड दिस इज क्रिटिकल। एक बार फिर से बता रहा हूं क्या बोला मैंने। आप कोई भी टेस्ट दो हर रोज, और जरूरी नहीं है पीसीएम पीसीबी करना, मैंने बोला पहले। आप कोई भी एक फिजिक्स उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ, मैथ्स उठाओ, बायो उठाओ, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका टेस्ट दे लो, फुल टेस्ट दो। टॉपिक वाइज टेस्ट का कोई सेंस ही नहीं बनाता, फुल टेस्ट दो। फुल टेस्ट में जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 0 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, उसको हटा दो। हर रोज 2 या 3 या 5 ऐसे क्वेश्चंस पिक करो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिक्स कर लो, या फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसको मिक्स कर लो। मॉडर्न फिजिक्स एक पूरा एक टॉपिक हो गया, उसको मिक्स कर लो। रे ऑप्टिक्स अलग कर लो, वेव ऑप्टिक्स, साउंड वेव्स। तो बेसिकली ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आप ग्रुप बना लो कि भाई ये 2-3 क्वेश्चंस पिक करेंगे। 5 हो गए तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 भी चलेगा। और सिमिलरली नीट वालों के लिए 8-10 बहुत ज्यादा है, आपने पिक कर लिया। हर क्वेश्चन के ऊपर पहले देखो क्या पूछ रहा है, फिर देखो कि ये किस कॉन्सेप्ट का है। फिर उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको तो नहीं आता है तो ऑब्वियसली उसकी थ्योरी देखो, उसके कॉन्सेप्ट्स को रीड करो, अपने नोट्स को वापस से देखो, ध्यान दो, और उस पे हर क्वेश्चन पे कम से कम 15 से 20 मिनट लगाओ। हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए। जैसे मैंने बोला एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया था जिसमें अभी तक हमने सीखा था कि कैपेसिटर, सारी किताबों में लिखा है कैपेसिटर जो है वो इक्वल चार्ज होता है क्यू और माइनस क्यू, और इसलिए हम उसका फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछा जो कि आईआईटी एडवांस में आया था 1999 में, वो पिछले साल जेईई मेन में पूछा, और उसमें Q1 Q2 चार्ज ही अलग कर दिया। लो भैया एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब उसके लिए क्या करेंगे? अब उसके लिए ऑब्वियसली आधा घंटा लगेगा, क्योंकि पहले ढूंढना, रिसर्च करना और फिर उसको कमांड करना। तो कुछ क्वेश्चंस आधे घंटे लग सकते हैं, बट जब आप ऐसा डेली करोगे, अपने हैबिट में डालोगे, 21 दिन तक डाल लो, आपके नंबर 50 से 100 नंबर कहीं नहीं जा रहे, इंप्रूव होने ही होने, झक मार के नंबर आएंगे। क्योंकि आपने क्या किया? आपने सिस्टमैटिक वे और साइंटिफिक वे को अप्लाई किया है अपने नंबर को इंप्रूव करने के लिए। एंड देयरफॉर आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द किलर मेथड्स टू इंप्रूव फ्रॉम वेयर एवर यू आर। 0 नंबर पे हो, 10 नंबर पे हो, 40 नंबर पे हो, डजेंट मैटर, आप 40 से 50 नंबर ठक से इंप्रूव कर जाओगे 21 दिन के अंदर। कम से कम उतने नंबर तो इंप्रूव होंगे ही होंगे। एंड देयरफॉर ट्रस्ट मी बच्चों, मतलब आई एम सुपर कॉन्फिडेंट ऑफ दिस मेथड, and therefore I am confidently telling you that this works. This really works. And if you really want to improve this, your marks, अगर सच में आप जान फूकने को तैयार हो ना, तो ये इस तरीके से फूको। नहीं तो इधर उधर करके, मतलब आप YouTube पे टाइम स्पेंड करके, आप कुछ भी करके ना, आप नंबर नहीं इंप्रूव करने वाले हो। आपको लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है, जब टेस्ट देने जाओगे नंबर नहीं आएगा। और क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम एक्चुअली सुन रहे होते हैं, और सुनते हैं तो ऑलमोस्ट 99% चीजें तो निकल ही जाती हैं, 1% चीज रिटेन रहती है। वो शायद फायदा कर जाएगा, थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही होता है, तो उसका फायदा हो जाएगा।
लेकिन जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे, जब तक उसको डेली हैबिट में नहीं लाओगे, तब तक एक्चुअल इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और जब ये 5वां स्टेप बहुत अच्छे से कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप इज अगला टेस्ट जब भी देने जाओगे, मान लो फिजिक्स का टेस्ट 3 दिन के बाद देने जा रहे हो दोबारा फुल टेस्ट, तो अपने स्ट्रेंथ टॉपिक्स को नोट कर लो और उसको ही अटेम्प्ट करना। मतलब स्ट्रेंथ टॉपिक कौन हो गया, जिसको ढंग से उठा के जिसके कॉन्सेप्ट आपने मास्टरी करी है, फिर अगली बार उसको करना। हो सकता है उसमें फिर सवाल नहीं बने क्योंकि कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया हो, तो फिर से आप उसको प्रैक्टिस करोगे। 4 या 5 बार ऐसे कर लिया ना, तो छठी बार तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस टॉपिक से कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, तो रिवाइज योर नोट्स। इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओगे, जो टेस्ट मैं बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, उसके लिए अलग से कॉपी बनाओगे, क्योंकि उसमें आप चैप्टर पूरा नहीं लिखने वाले हो। आप उसमें अगर ये इनफाइनाइट शीट था तो केवल कैपेसिटेंस, मतलब केवल आप गॉस लॉ की बात करोगे, केवल बात करोगे कि उसका एक्चुअली कैपेसिटेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आप केवल ये वाले कॉन्सेप्ट्स लिखोगे एंड इट विल बी वेरी कंसाइज, टू द पॉइंट, रिलेटेड टू योर एग्जाम पेपर। एंड थर्ड, वीक एरियाज को नोट करते चलो। हर टेस्ट में अपने वीक एरिया को नोट करते चलना है और अपने पैटर्न को फिक्स करते हुए चलो कि भाई मैं ये करने वाला हूं अगले टेस्ट में 5 की जगह 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और ये वाले कॉन्सेप्ट्स वाले होंगे, और फिर देखना है मेरे 10 में इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं होती। सिमिलरली नीट वाले बच्चे 10 की जगह 5 की जगह 15 या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाऊंगा और फिर मैं देखता हूं इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, चाहे वो बच्चा टॉप वाला बैठा है आज, चाहे 200 वाला बच्चा, चाहे 250 वाला बच्चा, हर बच्चे में इस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। इनफैक्ट मुझे लगता था पहले केवल ये टॉप वाले बच्चों के लिए ये तरीका था, इसलिए मैं केवल उस तक लिमिटेड रखता था जो रैंक 1 लाते थे, क्योंकि मैं उनके साथ हर साल ये प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब एवरी ईयर। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग, जो मैं केवल टॉप वाले बच्चों को बताता था। फिर मैंने अपने पे अप्लाई किया एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो बिल्कुल नहीं आता है, फिर मुझे लगा कि यार ये तो सारे बच्चे कर सकते हैं। एंड देयरफॉर this is, I am telling you for the first time that this method applies to each and every student, जो 0 पे बैठा है, जो 15 पे बैठा है, जो 50 पे बैठा है। अगर कम समय में इंप्रूवमेंट करना है, 2 साल है, फिर तो ढंग से मेहनत करो, कॉन्सेप्ट को डीप जाओ, अच्छे से स्टडी करो, अप्लाई करो। बट अगर छोटे समय में जल्दी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है तो इससे अच्छा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड यस, 21 डे चैलेंज शबीर सर ने दे ही दिया है, तो 21 डे चैलेंज की तरह लो और इसको फॉलो करो और देखो अपने नंबर कैसे खट 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 इंप्रूव होते हैं। एंड दैट्स वेयर आई वांट यू टू चैलेंज योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू इंप्रूव। मतलब एग्जाम चाहे, मतलब एनटीए ने कुछ भी कर दिया हो, जल्दी कर दिया हो, लेट कर दिया हो, गड़बड़ हो गई हो, जो भी है, बट हम तो इंप्रूव करेंगे इस मेथड से। ये अपने आप को प्रॉमिस करो, अपने आप को चैलेंज करो एंड एक्सेप्ट माई चैलेंज। 21 डे चैलेंज है। लाइक कर दो सेशन को। शबी सर तो इसी पे रहते हैं, लाइक डिसलाइक तो उनके हाथ में है, बट बेसिकली ये सारी चीज़ें, कमेंट्स, क्वेरीज, मैं सारे कमेंट को ढंग से पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ ऑन यूट्यूब। जो भी आप लिखते हो तो प्लीज़ जो भी दिमाग में क्वेश्चन क्वेरी आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। बट इसके बाद वैसे भी मैं टेलीग्राम पे लाइव आने वाला हूँ, कुछ बच्चों की क्वेरी वहाँ भी ले लूँगा लाइव। इट इज़ 2 वे, तो टेलीग्राम में मुझे लगता है कि सबसे अच्छे तरीके से मैं आपकी क्वेरी ले पाता हूँ। तो अभी जस्ट इस सेशन के बाद आई विल बी टेकिंग योर क्वेरी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो एंड आई विल बी एक्चुअली टेकिंग योर क्वेरी। वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं मैं और पुलकित सर, तो हम इंकरेज कर रहे होते हैं हर बच्चे को, सुबह वाले, रात वाले, जब भी पढ़ना है, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, सो दैट आपकी टेंशन नहीं आए, आपको स्ट्रेस नहीं आए और हम वो सारी टेंशन ऑब्जॉर्व कर लें, हम आपका सारा स्ट्रेस ऑब्जर्व कर लें, ताकि आप निश्चिंत होकर मेहनत करते रहो। और 75% क्राइटेरिया का पूछ रहे हैं। 75% क्राइटेरिया में अभी कुछ नहीं बोलूँगा मैं, मतलब इट्स जस्ट दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज वेरी टफ। एक्चुअली शुरू में मुझे सोल्यूशन देख के समझ में नहीं आया था, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं अगर आपने कोचिंग में पढ़ा होगा, बट मुझे शुरू में समझ में नहीं आया था बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल ये टॉपिक नया था। ऑलमोस्ट 20-25 साल के बाद मैं टॉपिक पिक कर रहा था, बट अब मैं इसको इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस है। और एक दिन मैं कैपेसिटर का आपका सेशन भी ले रहा हूँ इसी तरीके से, बिकॉज आई हैव रियली वर्कड हार्ड इनटू दिस टॉपिक एंड इट टुक मी 3 आवर्स। पूरे कैपेसिटर को कर लिया मैंने, 3 घंटे लगे, बट उस 3-4 घंटे में मुझे ये समझ में आ गया कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है अभी एडवांस का कुछ हो जाए तो शायद मुझे आज सॉल्व नहीं हो, लेकिन 3 घंटे में ये श्योर हो गया कि जेई में नीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर का, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन का, मैं कर लूंगा, राइट। तो यही आपको करना है। और मैं ट्रस्ट मी, मेरा लेवल ना बहुत ही एवरेज वाला है, तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो पक्का ही कर सकते हो, बिल्कुल ही कर सकते हो। एंड देयरफॉर आई चैलेंज यू 21 days, use this method, try this method, apply this method and you will definitely improve। ठीक है, so बच्चों
thank you and thank you for this session. I hope you will share it with as many students as possible because this is a extremely important session for each of the student who is preparing for NEET और JEE. तो आप जितने भी बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो. प्लीज लाइक द सेशन. सभी सर बोल ही रहे हैं तो उनको तो लाइक से मतलब है, बट आई रियली बिलीव दैट इम्प्रूवमेंट कैन बी डन इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. आराम से इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड व्हाट कैन आई से, लव यू ऑल. हम तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं. हम बिल्कुल आपसे मतलब बेइंतहा प्यार करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक वो डायमंड छुपा हुआ है और हमें उस डायमंड को बस निकाल के ना वो कोयले से उसको डायमंड बनाना है, घिस घिस के बिना स्ट्रेस दिए. क्योंकि वेदांतु में आई डोंट बिलीव इन स्ट्रेस. मैंने आज तक जितने रैंक्स मारी हैं, जितने भी टॉप रैंक्स आई हैं, मतलब स्ट्रगलिंग बच्चों की रैंक दिलवाई है, उन सब बच्चों में कभी मैंने प्रेशराइज नहीं किया मेहनत करने के लिए. व्हाट आई हैव सेड इज द स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग सो दैट बच्चे गेन कर लेते हैं. और खुद से अगर आपका मन करता है तभी मेहनत करवाता हूँ मैं. बच्चे पूछ रहे हैं अनम्यूट करोगे क्या आप बच्चों को? ऑब्वियसली टेलीग्राम में अनम्यूट तो करते ही करता हूँ मैं. ठीक है, चलो बच्चों, सी यू इन टेलीग्राम ग्रुप. फटाफट आ जाओ वहाँ पे एंड 5 मिनट में टेलीग्राम पे लाइव जाते हैं. चलो, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल.